जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था इन लास्ट ईयर एग्जाम जो हुआ था पीवाईक्यू 2024 का, वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हाउ फॉर वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 250 वर्ड में पूछा गया था। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था उसका क्या इंपैक्ट रहा है इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर, वो डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है, हम कैसे इसे आंसर जो है लिखने वाले हैं। हम कैसे वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। पहले हम जो कोर डिमांड है वो है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। वो कैसे होंगे, वो कुछ डेटा, ठीक है, कुछ पॉइंट जो है वो जस्टिफाई करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में आया है, जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है, तो वो जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद जो सेकंड कोर डिमांड है, कोटेज इंडस्ट्री में, कोटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहा है इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन का, वो भी हम नेक्स्ट बॉडी पार्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। ये दो कोर डिमांड है। और तीसरी जो हम लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही नहीं रहा, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, वो भी रहे थे, ठीक है, वो भी हम आगे आंसर में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन की 3 कोर डिमांड है, जिसमें 2 जो है विजिबल और एक हिडन डिमांड है, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन में पहले बताएंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड और कैसे जो मैकेनाइजेशन की वजह से उन्हें जो है एक्स्ट्रा एज मिला ओवर जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन हैंडीक्राफ्ट्स पहले वो बताएंगे, फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन कोटेज इंडस्ट्री वो बताएंगे, उसके बाद जो लिमिटेड पॉजिटिव आउटकम्स रही हैं वो बताएंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल अप्रोच रहने वाली है। इसके बीच हम कोशिश करेंगे स्मॉल जो डायग्राम है वो भी यूज करेंगे, ताकि हमारा जो स्पेस है वो पूरा कवर हो सके, ठीक है। 250 वर्ड्स में पूछा है तो 3 पेज पे ऐसे जो क्वेश्चन है कवर करने काफी मुश्किल होते हैं, तो हमें अपनी जो स्पेस है उसे कवर करने के लिए स्मॉल जो डायग्राम्स है वो भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन है वो लिखते हैं। दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रैकेट में जो है टाइम पीरियड बताएंगे, लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म्ड ब्रिटिश, ब्रिटिश, जब भी ब्रिटिश जो वर्ड है यूज करेंगे बी जो है कैपिटल होगा, ठीक है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग थ्रू थ्रू मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन की वर्ड है अंडरलाइन करेंगे। इट्स इफेक्ट्स कोमा along with exploitative policies, colonial policies, कीवर्ड है एक्सप्लॉइटेटिव colonial policy अंडरलाइन करेंगे। severely disrupted इंडियाज ट्रेडिशनल, हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री है उसे, ठीक है। तो वही लिखेंगे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री को, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसे हम अंडरलाइन करेंगे और टाइम पीरियड को भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका टाइम पीरियड क्या है, कैसे जो मैकेनाइजेशन है उसने जो सीवियरली डिस्टर्ब किया है इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री को। ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, तो ये हम प्रूव करने वाले हैं कैसे जो नेगेटिव इंपैक्ट रहा है इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है उसकी वजह से। उसके लिखने वाले हैं कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, ठीक है। इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इलैबोरेट करेंगे कैसे, ब्रिटिश टेक्सटाइल्स मास प्रोड्यूस की वर्ड अंडरलाइन करेंगे। टेक्सटाइल को हम जो बुक्स में कर सकते हैं, ठीक है। एंड चीपर अंडरलाइन करेंगे, चीपर को रिप्लेस्ड इंडियन हैंडलूम की वर्ड अंडरलाइन करेंगे। एग्जांपल लिखेंगे, डेका मुस्लिम, इसे बॉक्स में करेंगे, डेका मुस्लिम इंडस्ट्री कोलैप्स्ड, ठीक है। लिखेंगे ड्यू टू, थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं, ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स, ब्रैकेट में टाइम पीरियड बता देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम 1814 से 1835 के बीच में, ठीक है। तो पॉइंट है उसमें लिखेंगे कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया फेस्ड हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वेयरएज जो ब्रिटिश गुड्स है वो इंडिया में एंटर होती थी ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो ये उनकी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसकी वजह से उन्हें जो एक्स्ट्रा जो एडवांटेज वो मिल रहा था। अभी हमने एक पेज जो कवर कर लिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। ब्रिटिश गुड्स इंटर्ड ड्यूटी फ्री, अभी हम चाहें तो यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया, ब्रिटिश और इंडिया,
जब ब्रिटिश के गुड्स इंडिया में जा रहे हैं और इंडिया के जो गुड यहाँ पे बता सकते हैं रॉ मटेरियल जो है इंडिया से जो है ब्रिटिश जा रहा है और ये चीपर है, ठीक है। और इंडियन इंडियन जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो है हाई 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 एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो फॉन्ट साइज है वो छोटा रखेंगे, हम जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसे लिखेंगे ड्यूटी फ्री एंट्री फिनिश्ड 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 चीप फिनिश्ड कॉस्टली गुड्स तो ऐसा जो सीन है इसे बॉक्स में करेंगे, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। तो हम नेम दे सकते हैं जो कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है अपनी जो भी फिगर ड्रॉ करनी है उसका नेम जो है वो देना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम एग्जांपल में हम जो लिखेंगे जो कैलिसो एक्ट है उसके बारे में, कैलिसो एक्ट्स इसे बॉक्स में करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड इंडियन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटिश मार्केट। एक्ट की वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे थे ब्रिटिश की मार्केट्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिमांड है धीरे धीरे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनका जो डिमांड है वो कम होता चला गया इन द ब्रिटिश मार्केट। लेकिन इंडिया में जो है वो ड्यूटी फ्री एंट्री हो रही थी और मैकेनाइज्ड थे, क्योंकि उनकी ज़्यादा मैकेनाइजेशन होने की वजह से जो प्रोडक्ट है इजिली हाई जो क्वांटिटी में जो है वो डेवलप हो रहे थे और इंडिया में वो फ्लड लेके आ रहे थे एक तरीके का जो गुड्स का, जिसकी वजह से वो चीपर थे और इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट है वो कॉस्टली थे। तो जो इंडियन है और जो इंडिया में इसकी जो डिमांड है धीरे धीरे वो है डाइवर्जन होने लगा था, मार्केट जो रीओरिएंटेशन है वो होने लगा था। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे मार्केट रीओरिएंटेशन, ठीक है। बॉक्स में कर सकते हैं। मार्केट रीओरिएंटेशन कैसे प्रूव करेंगे, जो ट्रेडिशनल लिखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट्स वर dismantled and flooded with ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि ब्रिटिश जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थी इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट है उसके मुकाबले में। तो इसकी वजह से जो है मार्केट रीओरिएंटेशन वो होने लगा था, जो ब्रिटिश की गुड्स की हाई क्वांटिटी की वजह से जो डिमांड है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है उसमें डिक्लाइन हुआ था। बाय 1850s textiles formed 60% of British exports to India, ठीक है। जो टेक्सटाइल जो फॉर्म था 60% ऑफ ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में होने लगा था, ठीक है। तो इतना जो बड़ा एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी थी ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में होने लग गया था, तो इसकी वजह से जो मार्केट है वो रीओरिएंट हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग अभी देंगे, लिखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, कैसे प्रूव करेंगे। आर्टिजन्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, लोस्ट वर्क एज हैंडमेड्स गुड्स लोस्ट डिमांड, जो डिमांड है वो लॉस्ट हो चुका था और जो हैंडमेड जो गुड्स हैं उससे बनाने वाले जो आर्टिजन है उनका जो लाइवलीहुड है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा था। नेक्स्ट अभी हम जो डेटा है वो देने वाले हैं, बताएंगे एग्जांपल में लिखेंगे। बाय 1851 ओवर 80%, तो ऐसे ही कुछ जो डेटा आपने याद रखना है। 80% ऑफ बंगाल्स वीवर हैड शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर, तो इसकी वजह से जो उनका जो काम है उसमें जो शिफ्ट हो गया था वो एग्रीकल्चर जो है वो करने लगे थे, शिफ्ट टू एग्रीकल्चर 80% ऑफ बंगाल वीवर, ठीक है। ऐड करते हैं डाइवर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, डाइवर्जन जो हमने डायग्राम में बताया था उसे हम यहाँ पे इलैबोरेट करने वाले हैं। डाइवर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कैसे इंडियन कॉटन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटिश मिल्स, और वापस जो आता था वो आता था कॉस्टली हो गया, ठीक है। वही लिखेंगे री इम्पोर्टेड एज कॉस्टली फिनिश्ड गुड्स। कॉटन एक्सपोर्ट कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ब्रिटिश मिल्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये भी बता दिया कि कैसे जो डिवर्जन है रॉ मटेरियल की वजह से
वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंडिया की जो कोटेक्स इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम चाहे तो यहाँ पे एक डेटा वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं साथ में। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बाई 1810 50% ऑफ 50% ऑफ इंडियन कॉटन वॉज एक्सपोर्टर। ठीक है, तो जो 50% इंडिया की कॉटन है वो एक्सपोर्ट होने लग गया था। ठीक है, तो ये हमने जो रॉ मटेरियल उसके बारे में लिखा 1810 में, जो बाय 1810 जो इंडिया के 50% जो कॉटन जो होता था वो एक्सपोर्ट होने लग गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश मार्केट है उसके ऊपर वो जो बन के आता था फिनिश्ड गुड वो काफी कॉस्टली रहता था। तो ये भी हमने जो है नेगेटिव इंपैक्ट कोटस इंडस्ट्री के बारे में वो पॉइंट ऐड किया। अभी हम चाहे तो एक पॉइंट और ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट कोटस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज ये सबसे जो कैसे ब्रिटिश ब्रिटिश इनोवेशन ब्रिटिश इनोवेशंस लाइक स्पिनिंग जेनी बुक्स में करेंगे। ये उनके जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करते थे जो प्रोडक्ट है उसे बनाने में, वो बता रहे हैं स्पिनिंग जेनी एंड स्टीम इंजन्स। ठीक है, तो उसे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में स्टीम इंजन्स वाइडन दी प्रोडक्टिविटी गैप। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी जो रीच है वो इंक्रीज हो रहा था। उनके स्पिनिंग जेनी जो क्वांटिटी में इसे इंक्रीज कर रहा था, और स्टीम इंजन जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी गैप की अंडरलाइन करेंगे। चाहे तो यहाँ पे इंपोर्टेंस जो है दिखा सकते हैं, स्पिनिंग व्हील लिखेंगे, स्पिनिंग जेनी इससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड। और जो स्टीम इंजन है उसके बारे में लिखेंगे, इंक्रीज्ड रीच ऑफ प्रोडक्ट इन डाइवर्स मार्केट। तो इसकी वजह से जो रीच है वो इंक्रीज हो गया था। तो ये हमने इन शॉर्ट जो बताने की कोशिश की है, जो स्पिनिंग जेनी है वो स्टीम इंजन है, उसकी क्या इंपोर्टेंस रही है इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आगे हम जो कुछ लिमिटेड पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं उसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे लिमिटेड पॉजिटिव आउटकम्स क्या रहे हैं वो बताने वाले हैं। पहला बताएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कैसे थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। रेलवेज एंड पोर्ट्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, और पोर्ट्स इम्प्रूव कनेक्टिविटी, इसकी वजह से जो 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स 90th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे, जो न्यू सेक्टर है वो इमर्ज हो रहे थे उसके बारे में लिखेंगे, इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्टर्स कौन से, लाइक जूट टी और जो कोरल ग्रो है उसके बारे में। ठीक है, कोरल ग्रो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री इन बंगाल एक्सपेंडेड। ठीक है, तो साथ ही साथ हमने जो एग्जांपल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे हैं। थर्ड पॉइंट एक पॉइंट और ऐड करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस। एग्जांपल ऐड करेंगे, एग्जांपल में लिखेंगे टाटा स्टील 1907। ठीक है, तो एलैबोरेट नहीं करेंगे, हमारे पास स्पेस जो कम है। इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल जो फाउंडेशन है वो देखने को मिला था, जहाँ पे हमने एग्जांपल जो है टाटा स्टील की 1907 वो बताइए। चाहे तो यहाँ पे एरो देके दिखा सकते हैं, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में वो होने लगा था, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हमने जो क्वेश्चन की कंप्लीट जो डिमांड है वो एड्रेस कर दी है। अभी हमारे पास स्पेस है, कंक्लूड करेंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इन इंग्लैंड ड्रिवन बाय जिसकी वजह से जो उन्हें एडवांटेज मिल रहा था वो था colonial policies, led to India's de-industrialization
इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उन्होंने लिमिटेड लिमिटेड गेन्स, जो भी गेन्स हमने ऊपर जो लिखा है पॉजिटिव आउटकम्स, गेन्स, लिमिटेड गेन्स की अंडरलाइन करेंगे, अकर्ड, लिमिटेड गेन्स अकर्ड, बट largely but largely served but largely served British imperial interest, British imperial interest, ठीक है, केवल अंडरलाइन करेंगे। तो ये था कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट अभी जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, फर्स्ट जो डिमांड था और सेकंड था कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बेसिकली क्या इंपैक्ट जो रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, जो इंग्लैंड में आया था उसके इन द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो वो बताना था। पहले हमने इंट्रोडक्शन में जो टाइम पीरियड रहा है किसकी हम बात करने वाले हैं वो बताया, 18 जो सेंचुरी है, लेट 18th सेंचुरी, उसके बारे में कैसे जो मैकेनाइजेशन की वजह से जो इफेक्ट्स हैं, एक्सप्लॉइटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से जो हमारी इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसके बाद जो नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर वो बताया, कैसे जो कंपटीशन था मशीन मेड जो गुड्स हैं उसका जो हमारे इंडिया के हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके ऊपर। तो ये हमने बताया, जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूड किया। देखा मसलन जो इंडस्ट्रीज है वो कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स, ठीक है, तो साथ में टाइम पीरियड है वो भी बताया। सेकंड पॉइंट में हमने बताया जो कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एज उन्हें जो मिल रहा था उसके बारे में बताया, कैसे जो इंडिया के ऊपर हाई एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज है वो लगता था, लेकिन जो ब्रिटिश है वो इंपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री, ठीक है, वो जो है, लेकिन जो ब्रिटिश है उसके प्रोडक्ट की जो एंट्री होती थी वो ड्यूटी फ्री रहता था। तो ये हमने इन शॉर्ट जो समराइज किया, जो भी पॉइंट हमने जो पूरे आंसर में लिखे उसके बारे में, कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज है ब्रिटिश की वो बताइए। उस एक्ट है उसने रेस्ट्रिक्ट किया था इंडियन की जो टेक्सटाइल्स है इन ब्रिटिश मार्केट, तो ये हमने जस्टिफाई किया इस एक्ट के साथ। थर्ड पॉइंट हमने लिखा मार्केट जो रीओरिएंटेशन है वो होने लगा था, जैसे 1850s तक जो 60% ब्रिटिश की एक्सपोर्ट है वो इंडिया में होने लग गया था, ठीक है, तो इसमें जो काफ़ी बड़ा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो यूज़ होता था। नेक्स्ट हमने जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या रहे हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, तो जो आर्टिजन है उनका जो लाइवलीहुड है उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा था, वो अपना जो काम है आर्टिजन वाला वो छोड़ के जो एग्रीकल्चर है ऐसी एक्टिविटी में जो है शिफ्ट होने लगे थे। तो ये हमने एग्जाम्पल में भी बताया कि 1851 में 80% जो बंगाल्स के जो वीवर्स हैं वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था एग्रीकल्चर में। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने बताया कैसे डिवर्जन ऑफ रॉ मटेरियल है उसका जो यूज है मिस यूज वो हो रहा था। 1810 50% ऑफ इंडियन कॉटन वाज एक्सपोर्टेड, जो इंडिया की एक्सपोर्ट है जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटिश मार्केट में 50% तक, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड जो टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज है इंडिया के ऊपर ये भी रहा है, जो ब्रिटिश की इनोवेशंस थी जैसे स्पिनिंग जेनी व्हील और जो स्टीम इंजन था उसने जो है वाइड किया था प्रोडक्टिविटी गैप को, ठीक है, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उनकी काफ़ी ज़्यादा थी हमारे मुकाबले। उसके बाद हमने जो इन शॉर्ट जो डायग्राम है आप ऐसी डायग्राम अपनी स्पेस को कवर करने के लिए ऐसी जो आर्ट है आपने दिखानी है अपने आंसर्स में। लिमिटेड पॉजिटिव आउटकम्स है वो भी साथ ही साथ हमने लिखे हैं, सिर्फ जो क्रिटिसाइज ही नहीं किया है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी इंडिया के ऊपर जो रहे हैं। पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट है वो देखने को मिला, न्यू सेक्टर्स जो है जैसे जूट टी कल्टिवेशन और जो कोरल है उससे ग्रो करने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो जो डेवलप हुई थी। इंडिजिनियस जो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन है वो लेड, हमने टाटा स्टील 1907 का एग्जांपल इंक्लूड किया, इसकी वजह से जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में वो होने लग गया था। उसके बाद हमने कंक्लूड किया कैसे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इंग्लैंड में उसका जो मेन बेस रहा है वो उनकी जो कॉलोनियल पॉलिसीज है वो रही थी, उसकी वजह से इंडिया में जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। लिमिटेड गेन्स था जिसके बारे में मैंने ऊपर लिखा, लिमिटेड गेन रहा लेकिन वो ब्रिटिश के जो इंपीरियल इंटरेस्ट है सिर्फ उसे सर्व कर रहा था, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।